इजरायली वजीर आजम और इजरायली वजीर दिफा के दरमियान तनाव। यूक्रेन ने रशिया के बेलगोरोड रीजन पे हमला कर दिया। Let Ali show you के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं। इजराइल के अंदर एक हाई लेवल कैबिनेट मीटिंग हुई है और रिपोर्टिंग कर रहे हैं बराक रावेद। ये एक्सियोस एक अखबार है, न्यूज पोर्टल है, बेसिकली इजरायली अमेरिकन कंपनी है बेसिकली। और ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि नेतन्याहू साहब और इजरायली डिफेंस मिनिस्टर योआव गलान के दरमियान कैबिनेट मीटिंग के दौरान एक बहुत बड़ा झड़प हुई बेसिकली। और एक वोट हुआ जिसके अंदर नेतन्याहू साहब एक तरीके से जीत गए और योआव गलान साहब एक तरीके से हार गए। बात हो रही है सीज फायर की, जो नेगोशिएट हो रहा है। और एक इजरायली सिक्योरिटी कैबिनेट मीटिंग थी। इसके अंदर बेसिकली बात यह हो रही थी कि जो रफा का एरिया है उसको कहते हैं फिलाडेल्फी कॉरिडोर। फिलाडेल्फी कॉरिडोर सेपरेट करता है इजिप्ट साइनाई पेनिनसुला को और गाजा को। नेतन्याहू साहब ने एक कैबिनेट मीटिंग के अंदर, इस कैबिनेट मीटिंग के अंदर जो आईडीएफ के मैप्स थे, अब ये कह रहे हैं झूठ, एक तरीके से योआव गलान साहब कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं क्योंकि आईडीएफ के मैप्स, आईडीएफ इजरायली डिफेंस फोर्सेस कह रहे हैं कि भाई हम फिलाडेल्फी कॉरिडोर जो इजिप्ट के साथ जो अग्रीमेंट है उसके अंदर ये आएगा कि इजरायली फोर्सेस फिलाडेल्फी कॉरिडोर जो है बॉर्डर का, उसके ऊपर नहीं तैनात होंगे। वो फलस्तीनी अथॉरिटी इस वक्त हमास और इजिप्ट उसको कंट्रोल करेंगे। लेकिन अक्टूबर 7 के वाकयात के बाद हम ये देख रहे हैं कि अब इजराइल और नेतन्याहू साहब कह रहे हैं कि भाई हम इस कॉरिडोर के अंदर इजरायली डिफेंस फोर्सेस घुसाएंगे। गलान साहब का यह कहना है कि अगर तो आपने ये आर्बिट्री डिसीजन सीज फायर से पहले ले लिया तो बाद में जाके हमें इसके ऊपर कंसेशन करना पड़ेगा हमास और याया शिनवार के साथ। तो हुआ क्या बेसिकली? कैबिनेट मीटिंग ये इस वक्त हो रही है जब इजराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। कायरो, दोहा और वाशिंगटन डीसी तीनों इसके अंदर इन्वॉल्व हैं मुज़ाकरात के अंदर। और योआव गलान साहब और नेतन्याहू साहब के साथ दरमियान बहुत अरसे से एक टेंशन चल रही है। तो गलान साहब ने इस कैबिनेट मीटिंग के दौरान ये केस मूव किया कि जी डील फौरन से पेशतर करनी जरूरी है बेसिकली हॉस्टेजेस की रिलीज के लिए। वो लोग जो यरगमाल एक तरीके से किए हुए हैं हमास ने, इजरायली बाशिंदे, उनकी रिहाई के लिए ये डील बहुत जरूरी है। तो इसके ऊपर नेतन्याहू साहब ने कहा कि भाई डील वील तो अभी कुछ नहीं हो रही, मगर एक बात तय हो गई है कि हम इजरायली ट्रूप्स को ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर जो है इजिप्ट और गाजा के जो बॉर्डर के ऊपर वहां पे घुसाएंगे। इसके ऊपर गलान साहब ने नेतन्याहू साहब के ऊपर इल्जाम लगाया कि आप ये जबरदस्ती कर रहे हैं, आप ये नहीं कर सकते। तो कहते हैं कि आप किस तरह कह सकते हो कि मैं नहीं कर सकता? नेतन्याहू साहब ने अकॉर्डिंग टू हिज रिपोर्टिंग अपना मुक्का मारा टेबल के ऊपर। क्या कहता, क्या मतलब तुम्हारा मैं नहीं कर सकता? उसने कहा, गलान ने, खैर आप वजीर आजम हैं इसराइल के, आप अगर चाहें तो जो हॉस्टेजेस हैं, जो लोग यरगमाल इजरायली हैं, उनको भी सूली पे, बल्ली पे चढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको डिसाइड करना है कि ये जो कॉरिडोर है फिलाडेल्फी कॉरिडोर, यहाँ पे आईडीएफ के ट्रूप घुसाएं या हॉस्टेजेस को रिहा करवाएं, तो आपको एक चूज करना होगा। तो वो कहता, नेतन्याहू साहब ने अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग कहा कि मैं कॉरिडोर को चूज करता हूं। तो इसके ऊपर फिर एक वोट हुआ जिसके अंदर 8-1 8 लोगों ने नेतन्याहू साहब के साथ बैक किया और एक जो गलान साहब थे उन्होंने बेसिकली वोट अगेंस्ट किया। और उनका ये मानना है कि गलान साहब का कि ये बहुत एक गलत मूव है। आईडीएफ और जो इंटेलिजेंस के वाले भी हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे बंदे मत घुसाओ क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या आगे सूरत हाल होगी। एक परमानेंट ऑक्यूपेशन की तरफ जा सकता है दोबारा। इजरायली फोर्सेस 2005 में निकले लास्ट टाइम गाजा से, जब उनकी ऑक्यूपेशन और सेटलर्स को भी निकाला था। अब ये चीज एक बार दोबारा शुरू हो गई और इसके बाद जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ जाएगा क्योंकि वो अपनी एक ख्याली दुनिया में जी रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई सब चीजें सही चल रही हैं हमारे साथ, यानी
बहुत क्लोज है, नट्स एंड बोल्ट्स की बातें हो रही हैं कि नट्स एंड बोल्ट रहते हैं बस ये सीज फायर को फुलफिल करने में, मगर लग नहीं रहा। अक्टूबर का एनिवर्सरी यानी एक महीना कुछ दिन रहते हैं 7 अक्टूबर की एनिवर्सरी, 1 साल होने को। 45,000 फलस्तीनी जहां भाग हो चुके हैं इजरायली बर्बरियत के अंदर। इसराइल के अंदर खुद ही एक बहुत ही अजीब सा माहौल हुआ है। राइट विंग गवर्नमेंट, नेतन्याहू साहब पागल हो गए बिल्कुल वो, क्योंकि उनकी अपनी सर्वाइवल भी इसके साथ लगी हुई है। और वो या तो कह रहे हैं या तो मैं सर्वाइव कर लूंगा या ये जंग सर्वाइव कर जाएगी। तो एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है और बाइडेन साहब भी इसके अंदर एक तरीके से कंप्लिसिट ही नजर आ रहे हैं अगर देखा जाए तो इसके ऊपर निगाह रखनी बहुत जरूरी होगी। अच्छा, दूसरी जानिब हम अगर निगाह रखें एक जंग से हटा के दूसरी जंग के ऊपर अगर हम फोकस करना शुरू करें, तो यूक्रेन ने पिछले 24 घंटे के अंदर रशिया की जो सबसे बड़ा शहर है यूक्रेन के बॉर्डर के साथ, बेलगोराड, कुर्स्क के अंदर तो यूक्रेनियन फोर्सेस घुसे हुए हैं, तकरीबन 1000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर कब्जा किया हुआ है। अब जो वीडियो सामने आ रही है बेलगोराड से, बहुत मेजर शहर है, ये स्टेजिंग पॉइंट है रशियन फोर्सेस के लिए यूक्रेन के अंदर जाने के लिए। वहां पे आर्टिलरी और रॉकेट शेलिंग की है यूक्रेनियन फोर्सेस ने, और बड़ी खतरनाक यानी तबाही हो रही है, आग लगी हुई है, और कम से कम 5 लोग जहां भाग हो गए रिपोर्ट्स के तहत। रशियन लोग जहां भाग हो गए। और अब इसके ऊपर रिस्पांस व्लादिमीर पुतिन साहब के पास कोई ज्यादा ऑप्शंस नजर नहीं आ रहे इस चीज को लेकर। मेरे ख्याल से तो वो हावी हो जाएंगे अब, यानी अगर वो जो 2-3 चीजें छोड़ी हुई थी, अब वो अपने सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल इस्कंदर के यूसेज हमने देखे भी। मैंने तो खैर फर्स्ट हैंड देखा है इस्कंदर का यूज, के ऊपर से आता है सुपरसोनिक और वो नीचे आके जब गिरता है पूरी चीज को लेवल कर देता है। किएव में भी देखा हमने, ज़पोरिज़िया में भी मैंने देखा, ये विनित्सा में भी मैंने देखा। तो अब जंग एक खतरनाक मरहले में घुस रही है, क्योंकि ज़ेलेंस्की साहब भी पागल हुए हैं। उन्होंने अपना ये जो यूक्रेनियन एयरफोर्स चीफ है उसको भी फारिग कर दिया है, क्योंकि एक F-16 जो 1 महीने पहले मिले, अमेरिकन F-16 यूरोपियन एलाइज से भी करके इनको मिले, वो F-16 फ्रेंडली फायर के अंदर अपने ही उसने मिसाइल ने, काउंटर मिसाइल ने उड़ा दिया है। और उसके बाद यूक्रेनियन जो सदर है ज़ेलेंस्की साहब, इन्होंने फारिग कर दिया आपके जो यूक्रेनियन एयरफोर्स चीफ हैं माइकोला ओलेश्चुक साहब जो थे, उनको इन्होंने कहा कि जी आप अपनी छुट्टी करें और हमने मुस्बत बनाना है हर चीज को। तो उनके पास भी गुंजाइश नहीं है मेरे ख्याल से मनूवरेबिलिटी की, ज़ेलेंस्की साहब के पास भी। वो भी अपने आप को कॉर्नर में एक तरीके से देख रहे हैं। इलेक्शन की भी अनसर्टेनिटी है अमेरिका के अंदर। यूक्रेन में तो इलेक्शन मुलतवी हो गए, एक तरीके से डिक्टेटरशिप चल रही है ज़ेलेंस्की साहब की, और उनको बैक कर रहे हैं ये अमेरिकन रशियंस के खिलाफ। अब ये चीज कहां जाकर रुकेगी नहीं रुकेगी, क्या इसका इख्तिताम होगा, एनीवन्स गेस। पर ये जंग बहुत खतरनाक मोड़ पे है, वैसे ही जैसे यूक्रेन की जंग बहुत खतरनाक मोड़ पे है। और अब इस साल के आखिर के अंदर बहुत सारी चीजें होने वाली है, अमेरिकन इलेक्शंस भी होने वाले हैं। एक विंटर का जो थॉ आ जाता है, सर्दियां जब आ जाती हैं यूक्रेन में, तो आपकी हड्डियों के अंदर घुसती हैं। अब से लेकर मेरे ख्याल से अगले महीने से शुरू हो जाएगा ये ठंड का माहौल, और फिर ये चलेगा जाके अप्रैल एंड तक बेसिकली। तो मेरे ख्याल से मार्च एंड मिडल ऑफ अप्रैल तक ये ठंडी स्पेल चलेगी, और उस ठंडी स्पेल के अंदर सब चीजें एक तरीके से रुक जाती हैं। जो ऑफेंसिव होते हैं, जो लाइंस होती हैं, वो जम जाती है ना, तो लोग तंग मूव नहीं कर सकते। तो ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए, हम उससे निगाह रखेंगे। फिलहाल इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अगली बार तक इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे और अपडेट्स लेकर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अल्लाह हाफिज।